नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से सुपर टैग बिल्डर को बड़ा झटका लगा है। नोएडा में 40 मंजिला 2 टावर गिराने के आदेश, टावर 16 और 17 को गिराने का आदेश दिया गया है और जिसमें कहा गया है कि 3 महीने में दोनों टावर गिराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट सुपर टैग को अपनी लागत से तोड़ना होगा ये टावर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। टावरों का निर्माण नियमों के विरुद्ध किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर, टावरों को निर्माण नियमों के विरुद्ध हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट से सुपर टैग बिल्डर को बड़ा झटका लगा है। तो टावर 16 और 17 को गिराने का आदेश दिया गया। 3 महीने में दोनों टावर गिराए जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुपर टैग को अपनी लागत से तोड़ना होगा टावर। टावरों का निर्माण नियमों के विरुद्ध हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से सुपर टैग बिल्डर को बड़ा झटका, जहां पर नोएडा में टावर और टावर 17 को गिराने के आदेश दिए गए हैं। 40 मंजिला ये टावर है जिसको गिराने का आदेश दिया गया है। देखिए जी, इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो ये लड़ाई हम लोग करीब 4-5 साल से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के अंदर सिर्फ सुपर टैग ही नहीं है, इसके अंदर जेपी भी है, इसके अंदर आम्रपाली भी है, इसके अंदर यूनिटेक भी है। अब धीरे धीरे ये रिज़ल्ट आने लगे हैं जिसमें एक आम जनता को, इनोसेंट होम बायर्स को एक भरोसा जगने लगा है। तो लिहाजा अभी इसके अंदर अगर आप ये सुपर टैग एमराल्ड कोर्ट की बात करें तो ये सुपर टैग का सुपर ब्लंडर है जो आपके सामने खड़ा हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर इसको इन्हें ध्वस्त करना पड़ेगा अपनी कॉस्ट पे। और उसके साथ साथ उन्होंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी और जितने भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हैं जो इसके अप्रूवल से जुड़े हुए हैं, सबको डंडा लगाया है। हर व्यक्ति के अगेंस्ट में बहुत सीरियस स्ट्रक्चर्स पास करे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा तंत्र ये बदमाश बिल्डर्स के साथ मिला हुआ था जो मिल के बजाय देश की उन्नति में वो देश को चूना लगा रहे। देखिए जी, इसके अंदर रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे बड़ा ग्रुप कहे जाने वाला सुपर टैग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि ये सेक्टर 93 का टावर है और इसमें 16 और 17 जो टावर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इनको ध्वस्तीकरण करा जाए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि एमराल्ड जो टावर है इसके अंदर लगभग हजारों बायर्स का पैसा लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गाइडलाइन रखी है कि जो बायर्स ने पैसा लगाया है उसको ब्याज समेत वापसी करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनको भी सख्त से सख्त कार्रवाई के, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं और कहा है अगर जो लापरवाही इस तरीके से बरती जाए, क्योंकि लगातार सन 2019-14 और लगातार जो है ये मामला पुराना चल रहा था और इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो बायर्स का पैसा लगा हुआ और इस एमराल्ड टावर के अंदर लगभग जो आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी यहाँ पर सोसाइटी बनी हुई है और इन सोसाइटियों के बीच में ये एमराल्ड टावर बना हुआ है। और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करने के बाद जो प्राधिकरण के अधिकारियों को भी इसमें तलब किया गया है। वीडियो टाइम के साथ मैंने शर्मा, न्यूज़ इंडिया। और ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ब्रजेश, सुप्रीम कोर्ट से सुपर टैग बिल्डर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोएडा में 40 मंजिला जो 2 टावर हैं उनको गिराने के आदेश दे दिए गए हैं, टावर नंबर 16 और टावर नंबर 17। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और क्यों ये आदेश दिए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कोड है उसके मुताबिक जब भी 2 कोई हाई राइज बिल्डिंग बनती हैं, मल्टी स्टोरीज तैयार होती हैं, तो उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, वो नहीं था। RWA की इसको लेकर के NOC चाहिए, वो नहीं थी। इसके साथ ही
बायर्स का बहुत सारा पैसा इस पे लगा था, लेकिन बायर्स अप्रूवल नहीं था। तो इस तरीके की तमाम ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो आप कोई अगर टावर खड़ा कर रहे हो, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ा कर रहे हो, तो उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही नोएडा अथॉरिटी द्वारा जो हाउसिंग प्लान सैंक्शन किया गया था, जो हाई राइज बिल्डिंग का प्लान सैंक्शन किया गया था, वो टोटल इलीगल था, क्योंकि जो 2 टावर 16 और 17 खड़े हुए, दोनों के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। जबकि नियमों के मुताबिक अगर आप 40 मंजिला इमारत आप खड़ी कर रहे हैं, 1000 आप वहाँ फ्लैट्स एक केवल जो है अकेले टावर में है, ऐसे में 2000 फ्लैट्स के बीच में आपने कोई डिस्टेंस नहीं दिया, वो नॉर्म्स का वायलेशन था। तो कुल मिलाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में भी ये माना था कि सुपरटेक बिल्डर ने इन दोनों ट्विन टावर को खड़ा करने में पूरी तरीके से नियमों की अनदेखी की है। नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत के साथ ये पूरा जो है खेल किया गया और नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक की जो इलीगल कॉन्स्पिरेसी थी, इसने इस टावर्स को खड़ा करने में मदद किया, लेकिन वो टोटल इलीगल है। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे, जिसको चुनौती सुपरटेक बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। तब से लेकर अब तक ये मामला चल रहा था और अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2014 के उस फैसले को सही माना है और उसी को आगे बढ़ाने का आदेश दिया, यानी ध्वस्तीकरण के आदेश दिए। साफ तौर पर कहा 3 महीने के अंदर सुपरटेक बिल्डर खुद अपने इन दोनों टावर्स को गिराए अपने खर्चे में। इसके साथ ही जो बायर्स थे जिनका पैसा इसमें लगा हुआ है, उन्हें पूरा पैसा 2 महीने के अंदर 12% इंटरेस्ट के साथ वापस करे। RWA को 2 करोड़ रुपए का भुगतान सुपरटेक बिल्डर करे। ये वो तमाम कंडीशंस है जिसके साथ जो है ये फैसला दिया गया है। बड़ा झटका है सुपरटेक को, केवल सुपरटेक को ही नहीं बल्कि रियल इस्टेट और अथॉरिटीज के बीच में जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसी, इलीगल कॉन्स्पिरेसी जो होती हैं, और वो कॉन्स्पिरेसी के दम पर वहाँ तमाम हाई राइज बिल्डिंग, तमाम इमारतें खड़ी हुई हैं। अब उनके लिए भी एक खतरे की घंटी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो अपने आप में बेहद अहम और बड़ा फैसला है और सुपरटेक बिल्डर्स के लिए तो किसी बड़े आघात की तरह है, क्योंकि आप सोचिए 40 मंजिला 2 इमारतें, 2 हाई राइज बिल्डिंग, 2 टावर, दोनों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। तो अपने आप में समझ सकते हैं कि आखिर सुपरटेक बिल्डर के लिए कितना बड़ा झटका है। लेकिन ब्रजेश, सवाल यह भी है, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नियमों के विरुद्ध वहां पर लगातार काम होता रहा, 40 मंजिल के 2 टावर वहां पर खड़े हो जाते हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत कम समय में नहीं हुआ होगा, एक लंबा समय भी लगा होगा। क्या पहले से इस पूरे मामले को लेकर जांच नहीं हुई? और जो जिस तरह से ये लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि ये कहा जा सकता है तमाम बड़े अधिकारी होंगे जिनके संज्ञान में ये चीजें होंगी, पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस मामले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कहते हैं सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जिस तरीके से अथॉरिटीज में एक प्रभावशाली लोगों का, सियासतदानों का कब्जा एक तरह से रहा है हाल के समय में। इधर पिछले 7-8 सालों से, 5-6 सालों से बल्कि स्थितियां काफी हद तक बदली हैं। पूर्व की सपा बसपा सरकारों के हालात बेहद खराब थे अथॉरिटीज को लेकर। अथॉरिटीज में सिर्फ वही अधिकारी अपॉइंट होते थे जो ऊपर से जो है अपॉइंट किए जाते थे और उनके इशारे पर काम करते थे। और यही वजह थी कि ये पूरा सुपरटेक बिल्डर मनमानी तरीके से जो है ये पूरे अवैध इमारतों को खड़ा करता रहा और अथॉरिटी उसको आंख बंद करके अप्रूवल देता रहा। अथॉरिटी के वो तमाम इंजीनियर, वो तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो जो है भारी भरकम तनख्वाह उनको सिर्फ इसी बात के लिए दी जाती है ताकि ये जो रियल एस्टेट की हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं इनमें नॉर्म्स का पालन हो रहा है नहीं, इसको देखें। एनओसी बाकायदा अथॉरिटी जारी करती है, लेकिन न सिर्फ कागजों में एनओसी जारी कर दी गई बल्कि अथॉरिटी की नाक के नीचे ये पूरे अवैध निर्माण चलते रहे और अथॉरिटी के किसी भी अधिकारी ने इसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक बिल्डर के इलीगल गठजोड़ का परिणाम है। ये दोनों ट्विन टावर जो अवैध खड़े हुए हैं और इन्हें गिरना चाहिए, वो भी सुपरटेक बिल्डर के खर्चे पर होना चाहिए। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहा है तो केवल सुपरटेक अकेला ऐसा अवैध निर्माण नहीं होगा बल्कि इस पूरे इलाके में बहुत सारे ऐसे अवैध निर्माण होंगे। अब उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सुपरटेक के लिए तो एक बड़ा झटका है, एक बड़ा आघात है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। और जमीयत उलेमा-ए हिंद का तालिबानी फरमान सामने आया। जमीयत उलेमा-ए हिंद ने किया सह शिक्षा का विरोध। प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का बयान, गैर मुसलमानों को बेटियों को सह शिक्षा देने से बचना चाहिए, यानी कि कोविड का यहां जिक्र किया जा रहा है। अनैतिकता और अश्लीलता किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं है। मदनी ने लड़कियों के लिए अलग स्कूल कॉलेज खोलने की वकालत की है।
तो गैर मुसलमानों को बेटियों को सह शिक्षा देने से बचना चाहिए। अनैतिकता और अश्लीलता किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं है। जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने तालिबानी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम लोगों को बेटियों को सह शिक्षा देने से परहेज करना चाहिए ताकि वो अनैतिकता की चपेट में नहीं आए। उन्होंने भीड़ से पीट कर हत्या किए जाने की घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले राजनीतिक दलों को इस अपराध के खिलाफ कानून बनाने के लिए आवाज उठानी चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा कि अनैतिकता और अश्लीलता किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं है। इनकी हर धर्म में निंदा की गई है क्योंकि इनसे समाज में कदाचार फैलता है। ऐसे में मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा कि वो बेटियों को सह शिक्षा देने से परहेज करें ताकि वो अनैतिकता से दूर रहें। उनके लिए अलग शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं। और वहीं जमीयत उलेमा हिंद का तालिबानी फरमान पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको। और ये कहीं ना कहीं हमारे के तालिबानी विचारधारा इनके मन में दिल में चल रही है, उसी विचारधारा को इन्होंने व्यक्त कर दिया। और आज हमारे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में 11 महिलाएं देश का गौरव सम्मान बढ़ा रही हैं, मंत्रिमंडल में है। और वहीं उत्तर प्रदेश में नारी गरिमा नारी सम्मान को लेकर आदरणीय योगी जी लगातार सशक्तिकरण को लेकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है महिलाओं को शिक्षा की तरफ, महिलाओं को भागीदारी देने की तरफ। आज महिलाएं हमारी सम्मान के साथ में सेना का गौरव बढ़ा रही हैं। आज हमारी महिलाएं देश की पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ा रही हैं। और ये कहीं ना और वही मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। चाहे अरशद मदनी हो और चाहे कोई भी तालिबानी मानसिकता के लोग हों, वह समझ लें भारत हिंदुस्तान है, ये कोई अफ़गानिस्तान नहीं है। यहाँ जो व्यवस्था चल रही है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। पूरा देश, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, सब एक साथ पढ़ते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। यह सुझाव अफ़गानिस्तान में तालिबान वालों को दें, पाकिस्तान को दें, लेकिन भारत में इस प्रकार की बात भी ना करें, क्योंकि इस प्रकार की बात ना तो यहाँ सरकार सुनने वाली है उनकी, और ना यहाँ के युवा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, कोई सुनने वाला नहीं। फिरोजाबाद में डेंगू से हुई मौतों पर सियासत शुरू हो गई है। कल सीएम योगी ने फिरोजाबाद के जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अस्पताल पहुंचे और ब्लड डोनेट किया। इसके साथ ही उन्होंने मरीजों और पीड़ित परिजनों से बातचीत की। तो एक एक कर पहुंच रहे हैं नेता। फिरोजाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू से मौत के बाद जो रियासी सरगर्मी है वह भी तेज हो गई है। वहीं कल प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री ने यहां का दौरा किया था, जिसके बाद आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज जो मृतक परिजन हैं, पीड़ित हैं, उनसे मुलाकात की है और यहाँ ब्लड भी दिया है। तो उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, आज आपने ब्लड दान किया है, तो किस तरीके बैठे लोगों से मुलाकात की है और यहाँ बड़े पैमाने पर भयावह स्थिति है। लोगों के बच्चे काफ़ी बड़े पैमाने पर, लगभग 80 से ऊपर लोग अब तक मर चुके हैं। मथुरा में भी मौत हुई, कासगंज में मौत हुई, एटा में मौत हुई। अभी मुख्यमंत्री जी हवाई जहाज़ की यात्रा में लगे हुए हैं, अभी लोगों के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री का ये फेल्यूर है कि इस तरह बीमारी बड़े पैमाने पर फैली हुई है। सर, आपकी प्रतिनिधिमंडल टीम आई हुई है, किस तरीके से आप रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, किस तरीके से लोगों से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे? यहाँ की स्थिति और जो लोग काल के गाल में समा गए उनके परिजनों से मिलकर, और यहाँ की जो हालात है, जो यहाँ की स्थिति है, उसके बारे में भी हम जायजा ले रहे हैं। लोगों ने कहा ब्लड की ज़रूरत है, प्लेटलेट की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने ब्लड और प्लेटलेट दिया है और कोशिश करेंगे और बड़े पैमाने पर करें। सर, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। फिरोजाबाद में आए दिन मौतों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं? सरकार का फेल है ये सरकार, इस नाते ये स्थिति बनी।
तो बिल्कुल ये हमारे साथ अजय कुमार लल्लू थे, जिनका साफ कहना है कि यहाँ पर वो आए हैं और जो ब्लड के अभाव से जो मौतें हुई, जहाँ उन्होंने ब्लड दान भी किया है और जो मृतक हैं उनके परिजनों से वो मिले हैं और उनको सांत्वना भी। फैजाबाद से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा। और वहीं उत्तर प्रदेश कैबिनेट में आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री का बड़ा बयान सामने आया है। मैनपुरी में उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें नहीं खुलने वाले बयान को एक बार फिर दोहराया है। उन्होंने कहा है कि मंदिरों के आसपास की दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, जिससे शराब की बिक्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही कल स्वतंत्र देव और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात पर उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के पुराने नेता हैं, मुलायम सिंह यादव को वो बीजेपी में ला सकते हैं और मुलायम सिंह यादव के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा से खुले हैं। ये सब गरीब समाज करना चाहिए, जातियों में न बांटते हुए ये कहा जाए कि गरीबों की शादी हुई है। ये हमारी सरकार प्रदेश की और केंद्र की, ये गरीबों के लिए समर्पित है। 115 गरीब परिवारों की लड़की और लड़कियों की शादी हुई है, जिसमें 102 विवाह हैं और 13 निकाह। सबके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका जीवन उज्जवल हो, उनका भविष्य उज्जवल हो। खबर हापुड़ में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। पिलखुआ थाना क्षेत्र में आग से जानलेवा स्टंट करने की खबर न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। और आपको बता दें कि आग से स्टंट करते समय हुए हादसे में 8 लोग जलने से घायल हो गए थे। तो पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर। प्रतापगढ़ में युवक की हत्या से हड़कंप, युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने युवक पर हमला किया। भाटी कला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। ऐसे रात में उनके लगे जैसे फोन आए कि झगड़ा हो रहा है। तो इनके जने अपने वही भटक रहा थे, तो इनके उनका तो पता चली भटक रहा थे। हाँ, तो इनके पता चली तोरे भैया मारा कहाँ आवा। हाँ, एक गैन भैया हुआ से उनका फिर मोबाइल जा रहे दूसरे जगह ही बोलाई गए हुआ ये सब बात। भैया हम सब नहीं पता पाए, सुबेरे जब पता मिली। अच्छा, मारत काहे मरे रहे? मारत रहे भाई ये इतनी बात रही कि बस इनका बुलाया नहीं, कहीं मार पीट हो गए। ये अपने भाई चक्कर में दौड़ गए। भाई बिपिन समरे झगड़ा होता है, यही चक्कर। तो युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। युवक की पीट कर हत्या का ये मामला सामने आया है। तो युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। तो युवक की हत्या से हड़कंप का ये मामला सामने आया है, जहां पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। और लखनऊ में दिवंगत कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में एक महिला ने जमकर हंगामा किया और सीएम योगी के पास पहुंच गई। महिला ने बताया कि उसके 13 साल के बेटे पर रेप का झूठा आरोप लगाया गया। पीड़ित महिला ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। तो श्रद्धांजलि सभा में एक महिला ने जमकर हंगामा किया। उस महिला का कहना था कि उसके 13 साल के बेटे पर रेप का आरोप लगाया गया है। महिला
योगी जी के पास तक पहुंच गई और फिर जमकर हंगामा किया। श्रद्धांजलि सभा में महिला ने हंगामा किया है। सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है। 13 साल के बेटे पर रेप का आरोप है, ये महिला की तरफ से कहा गया। तो श्रद्धांजलि सभा में महिला ने हंगामा किया, सीएम योगी से लगाई इंसाफ की गुहार। मेरे बेटे का नाम अनिकेत ठाकुर है। खबर इटावा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया। पचराहा वैक्सीनेशन सेंटर पर स्वास्थ्य कर्मी ही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से नदारत है। आलम यह है कि टॉर्च जलाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं जब मौके पर हमारे संवाददाता ने जाकर हालात का जायजा लिया तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बदसलूकी की। बरेली में पुलिस कमिश्नर से किसान मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन कमिश्नर से मुलाकात नहीं होने पर कमिश्नरी में किसान धरने पर बैठ गए। किसान रामगंगा आवासीय योजना के सिलसिले में कमिश्नरी पहुंचे थे, जबकि किसानों को कमिश्नरी की तरफ से बातचीत के लिए बुलाया भी गया। मुलाकात नहीं होने पर नाराज किसान ने नारेबाजी करने लगे। कमिश्नरी में इसलिए आए थे कि जी 12 गांव के किसान आज बेचारे एक हफ्ते से दौड़ लगा रहे हैं, इनकी कोई सुनने वाला है नहीं। कोई भी राजनीतिक पार्टी इनका कोई सहयोग करने को तैयार नहीं है। आपको पता है कि बीजेपी की सरकार है, तानाशाही सरकार है, अफसरशाही सरकार है। ये किसी गरीब की कहीं भी ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं, किसी का मकान ढा सकते हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये 12 गाँव की जो ज़मीनों को अधिग्रहित कर रहे हैं बीडीए वाले, बीडीए वालों को क्या, इनको अधिकार क्या है इनकी जमीनों किसानों की जबरदस्ती कब्जा करने के लिए? भौरा लाल मौर्य आए तो जैसे पहली मीटिंग हुई थी हमारी जब, तो उनका फोन आया था कि कोई भी मीटिंग नहीं होगी और वहाँ पर नहीं जाना है। तो हमने कहा हम जाएंगे, हमारी ज़मीन जा रही है इसलिए हम आ रहे हैं और इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं कि आप हमारे नेता होते हुए हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। और हमारी ज़मीन है और 2-4 बीघा खेती करने लायक है, अगर वो खेती नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? 300 रुपए की दिहाड़ी लाते हैं पापा, उसमें पढ़ाना है और हमें खाना है, पशु खाना है, तो ज़मीन कहाँ जाएगी? इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। वीडियो जमीन ले रही है हमारी, जब रामगंगा परियोजना जमीन आपसे ले रही है जी, उसके एवज में आपको पैसा नहीं, पैसा नहीं चाहिए सर। हम पैसे क्या करेंगे? पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, पैसा नहीं चाहिए, हम जमीन देंगे ही नहीं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।